नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सबको सबसे पहले शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने लक्ष्य में हमेशा आगे रहो, लक्ष्य को पूर्ण करो, यही कामना मेरी आपसे है। आज हम पढ़ेंगे अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार। महान दार्शनिक, राजनीति विज्ञान के पिता अरस्तु की क्रांति के विचारों को ना जाने उसके दर्शन को समझना बहुत ही कठिन है, क्योंकि अरस्तु ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स में क्रांति के कारणों को बताया, अपितु क्रांतियों को कैसे रोका जाए वो भी उन्होंने बताया। क्योंकि किसी भी व्यवस्था या राज्य में क्रांति अस्थिरता को जन्म देती है और उसका परिणाम ये होता है कि जनता और शासक के मध्य ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है जो राज्य के लिए अच्छा नहीं होता और ना ही शासक और जनता के लिए अच्छा होता है। आखिर क्रांति क्यों प्रजा करती है शासक के विरुद्ध, और उनके क्या कारण हैं और उन्हें कैसे रोका जा सकता है, विभिन्न शासन प्रणालियों में क्रांति के क्या क्या कारण होते हैं, इन सब प्रश्न का उत्तर हम उनके विचारों को जानने के बाद प्राप्त करेंगे। यूनानी नगर राज्यों के जीवन की सबसे प्रमुख विशेषता उनकी राजनीतिक अस्थिरता थी। अरस्तु ने स्वयं इस राजनीतिक अस्थिरता के दुष्परिणाम अपने समय में देखे थे। अतः उन्होंने अस्थिरता जिन कारणों से होती है उनको समाप्त करने के लिए या निदान करने के लिए कुछ उपाय बताए हैं या सुझाव भी दिए हैं। पॉलिटिक्स के 7वें अध्याय में उसने क्रांति और संविधान में परिवर्तन लाने वाले कारणों का पर विस्तार से प्रकाश डाला है, और दूसरे अध्याय में उन्होंने इन क्रांतियों का किस प्रकार समाधान हो उनके सुझाव का वर्णन किया है। अरस्तु ने क्रांति, उसके कारणों और उनको किस प्रकार से निदान किया जा सकता है, इनका विधिवत और विस्तार से विवेचन 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद किया। अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ कि क्रांति क्या है। वर्तमान समय में हम क्रांति का अर्थ समझते हैं कि अगर कोई वर्ग व्यवस्था के अंदर नाखुश है और शासक वर्ग या सरकार उनकी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाती है या उनके जो मांग कर रहे हैं उन्हें पूरी नहीं कर पाते हैं, तो वो वर्ग शासक के खिलाफ या सरकार के खिलाफ क्रांति करता है। लेकिन अरस्तु ने इसका कारण बताया है व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन। अरस्तु कहता है क्रांति से तात्पर्य है व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन। अरस्तु के द्वारा क्रांति शब्द का प्रयोग फ्रेंच क्रांति या साम्यवादी क्रांति के अर्थ में नहीं किया गया है, वरन उसके अनुसार राज्य, संविधान या शासन सत्ता में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन को क्रांति कहा है। अरस्तु के अनुसार क्रांति के कई प्रकार या कई रूप हो सकते हैं। पहले से स्थापित किसी शासन व्यवस्था के स्थान पर दूसरी शासन व्यवस्था को स्थापित करना, जैसे कि राजतंत्र के स्थापना गुटतंत्र को, गुटतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र को, लोकतंत्र के स्थान पर निरंकुश तंत्र को, निरंकुश तंत्र के स्थान पर राजतंत्र को। यानी कि पहला जो प्रकार है या क्रांति का कारण है वो है कि शासन व्यवस्था में परिवर्तन। दूसरा, क्रांति किसी शासन व्यवस्था के मूल रूप को बदलने के लिए नहीं, अपितु उसके आधारभूत तत्व की मात्रा को परिवर्तित करने के लिए है, जैसे जनतंत्र को अधिक या कम जनतांत्रिक बनाना। अरस्तु दूसरे जो क्रांति का प्रकार बतलाता है उसमें कहता है कि आवश्यक नहीं है कि क्रांति का उद्देश्य शासन व्यवस्था में परिवर्तन करना हो, अपितु शासन के स्वरूप को भी परिवर्तित करने को क्रांति कहा जा सकता है। तीसरा प्रकार बतलाता है यदि शासन व्यवस्था के स्वरूप को अपरिवर्तित रखते हुए शासन करने वाले व्यक्तियों में कोई परिवर्तन होता है तो वो भी क्रांति का एक निश्चित रूप है। अगर शासक भ्रष्टाचारी हो, निरंकुश हो, अराजकतावादी हो, जो प्रजा की भावनाओं को संतुष्ट नहीं कर पा रहा हो या उनकी इच्छाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा हो, तो प्रजा उस शासक को हटाने के लिए भी क्रांति कर सकती है। इस प्रकार यहाँ अरस्तु का क्रांति से तात्पर्य है किसी भी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन, यानी या तो उस व्यवस्था के स्थान पर दूसरी व्यवस्था को लाना या फिर व्यवस्था के स्वरूप को परिवर्तित करना या फिर शासक को हटाकर नए शासक को लाना ही क्रांति है। अब व्यवस्थाओं में क्रांति क्यों होती है, उसके क्या कारण है? अरस्तु ने उसके लिए दो प्रकार के कारण बतलाए हैं, एक विशेष कारण, एक
और दूसरा है सामान्य कारण। सामान्य कारण जो कि अमूमन व्यवस्था के अंदर क्रांति के होते हैं और उसका मुख्य कारण है असमानता या अयोग्यता। किसी भी व्यवस्था के अंदर अगर असमानता विद्यमान है, अयोग्यता विद्यमान है, तो वहाँ पर प्रजा के द्वारा क्रांति निश्चित रूप से होती है और उस क्रांति का उद्देश्य उस असमानता को समाप्त करना या फिर उस अयोग्यता के कारण जो विषमता उत्पन्न हुई है उसे समाप्त करना है। असमानता क्रांति का सर्वप्रथम कारण व्यक्ति की असमानता का अंत कर समानता की स्थापना करना है। समानता दो रूपों में हो सकती है, पूर्ण समानता और आनुपातिक समानता। सर्वसाधारण जनता पूर्ण समानता में विश्वास करती है और वो चाहती है कि समाज के अंदर, व्यवस्था के अंदर सभी के मध्य किसी प्रकार का विषमता ना हो और पूर्ण समानता स्थापित हो। और आनुपातिक समानता का अर्थ है योग्यता संबंधी समानता, यानी कि विशेष वर्ग को अगर महसूस होता है कि किसी वर्ग को या किसी व्यक्ति को या किसी गुट को अधिक अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए और किसी को कम प्रदान किए जाने चाहिए, तो ये जो विषमता है ये आनुपातिक विषमता कहलाती है और इसका कारण है धन या श्रेष्ठता की भावना से उत्पन्न क्रांति। अरस्तु ने अपनी पुस्तक में बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, छोटे व्यक्ति बराबर होने के लिए विद्रोह करते हैं और बराबर स्थिति वाले बड़े बनने के लिए विद्रोह करते हैं। यानी कि बड़े जो साधन संपन्न हैं वो और अपना विशेष स्थान व्यवस्था में चाहते हैं और सामान्य व्यक्ति जो है वो विशेष व्यक्तियों को के साथ के समकक्ष यानी कि अपना व्यवहार और अपनी स्थिति को चाहते हैं। ये क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारण है, यानी कि समाज में विषमता यानी असमानता। अरस्तु ने जिन विशेष कारणों की क्रांति का जिक्र किया है उनमें है पहला, शासकों की दृष्टता या लाभ की भावना। जब शासक वर्ग धूर्त हो जाए और जनता के हितों को या कल्याण की भावना को नजरअंदाज कर केवल स्वयं की सिद्धि करे, स्वार्थ सिद्ध करे, तो उस स्थिति में शासक को हटाने के लिए जनता क्रांति करती है। सम्मान की लालसा। जब शासक किसी व्यक्ति को योग्यता के बिना सम्मानित करता है तो बिना कारण के किसी को अपमानित करता है तो जनता रुष्ट होकर विद्रोह कर देती है। घृणा। क्रांति का ये तीसरा विशेष कारण है कि अगर किसी व्यवस्था के प्रति जनता में घृणा की भावना है, असंतोष है, तो उस व्यवस्था को बदलने के लिए क्रांति जनता या प्रजा द्वारा की जाती है। जैसे कि जनता चाहती है कि डेमोक्रेसी हो और शासन व्यवस्था निरंकुश तंत्र है, तो निरंकुश तंत्र को हटाकर नवीन शासन व्यवस्था को लाना या स्वरूप में परिवर्तन करना क्रांति का महत्वपूर्ण कारण है। भय यानी कि डर। अगर जनता में डर विद्यमान है किसी भी प्रकार का, तो जनता चाहती है कि इस डर से मुक्ति हो और उसके लिए वो क्रांति करती है। भय के दो प्रकार हो सकते हैं, अपराध से बचने के लिए, अन्याय का प्रतिकार करने के लिए। यानी कि भय के दो कारण हैं, या तो अपराध से बचना है या फिर अन्याय जो हो रहा है उसको दूर करना है। हो सकता है कि शासक वर्ग जो है वो ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दे कि असमानता समाज में विद्यमान हो जाए, किसी को न्याय प्राप्त हो रहा है, किसी को न्याय प्राप्त नहीं हो रहा है, और या फिर निरपराध व्यक्ति को भी अपराधी ठहराया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जनता इन दोनों स्थितियों के प्रतिकार के लिए भय की समाप्ति के लिए क्रांति करती है। विदेशी या विजाति तत्व भी क्रांति का कारण बनते हैं। यदि राज्यों में रहने वाले जो विजातीय या अन्य लोग क्षेत्र के लोग ज़्यादा हैं और उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना नहीं है और वहाँ के नागरिकों के प्रति वो असमान व्यवहार रखते हैं या फिर ऐसा व्यवहार रखते हैं जो कि उन्हें स्वीकार्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ की प्रजा उनके प्रति विद्रोह कर सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये क्रांति के सामान्य कारण हैं जो कि हर व्यवस्था के अंदर देखते हैं और जिसका कारण है कि इसके माध्यम से समाज में असमानता की स्थापना हो, विषमता की नाश हो और भाईचारे के आधार पर व्यवस्था ऐसी हो जिसमें जनता के प्रति और शासक के प्रति विश्वास कर सके। अब विभिन्न राज्यों या शासन प्रणालियों में क्रांति के क्या विशेष कारण हो सकते हैं? प्रजातंत्र में हमेशा क्रांति का जो महत्वपूर्ण कारण होता है वो होता है सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करना, जोशीले भाषण, जनता को धनिकों के विरुद्ध भड़काना और उनके साथ अन्याय का व्यवहार करना। ये डेमोक्रेसी के सामान्य कारण है, या अयोग्य शासक हो या फिर जनता को भड़काया जा रहा हो या फिर ऐसे भाषण दिए जा रहे हों जिनसे जनता रुष्ट हो जाए।
अगर राजतंत्र की बात करें तो राजतंत्र में क्रांति का मुख्य कारण है कि वंशानुगत शासन को हटाकर लोकतंत्र की स्थापना करना और उस शासन के अंदर सभी जो उत्तरदायी शासन की स्थापना हो ताकि वो शासक जनता में से निर्वाचित हो सके। अधिनायक तंत्र में जो है अत्याचारी शासक का अंत करना क्रांति का महत्वपूर्ण कारण होता है। गुट तंत्र के अंदर जो विभिन्न गुट समाज के अंदर बन गए हैं, व्यवस्था के अंदर बन गए हैं और वो स्वार्थी हो गए हैं, धन लिप्त हो गए हैं, तो उनको सत्ता से हटाना। इस प्रकार हम कर सकते हैं कि विभिन्न जो व्यवस्थाएं हैं या शासन के प्रकार हैं उनमें क्रांति के अलग अलग कारण हो सकते हैं और जरूर नहीं है कि एक व्यवस्था में अगर वो कारण है तो दूसरी व्यवस्था में क्रांति के कारण वो हो। हर व्यवस्था के अपने अपने कारण हो सकते हैं। अब अरस्तु कहता है कि अब क्रांति जो प्रजा कर रही है, जनता कर रही है, उससे कैसे रोका जाए। तो अरस्तु इसको रोकने के लिए दो प्रकार के उपाय बतलाता है। पहले सामान्य उपाय और दूसरा विशिष्ट उपाय। सामान्य उपाय के अंदर बतलाता है कि शासक और शासित है उनमें सद्भावनापूर्वक संबंध होने चाहिए, क्योंकि क्रांति का एक मुख्य कारण है कि शासक और जनता के मध्य अगर मैत्रीपूर्ण संबंध ना हो, स्नेहपूर्ण संबंध ना हो, तो उस स्थिति में क्रांति होती है। तो इस प्रकार अरस्तु ये कहता है कि जब तक शासक और शासित के मध्य संबंध मधुर नहीं होंगे तब तक क्रांति को नहीं रोका जा सकता है। अतः शासक को ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि शासक जो शासित है वो खुश रहे और शासक पर विश्वास कर सके। दूसरा कारण निदान का कारण है नागरिकों को संविधान की भावना के अनुसार शिक्षित करना। अरस्तु ये कहता है कि शासक का कर्तव्य होना चाहिए कि वो नागरिकों में ऐसे व्यवहार को जन्म दे सके, ऐसी सोच को विकसित कर सके जो कोई संविधान के प्रति हो, राष्ट्र के प्रति हो, व्यवस्था के प्रति हो, ताकि नागरिक जो है संविधान को अपना समझे और संविधान के अनुसार वो अपना व्यवहार करे और संविधान के दायरे में रहकर ही कार्य करे। कानून की पालना तीसरा महत्वपूर्ण कारण यानी कि क्रांति का ये है। तीसरा जो उपाय है कि क्रांति को कैसे रोका जा सकता है, उसमें कानून की पालना। अगर व्यवस्था के अंदर कानून की पालना नहीं है तो शासक को चाहिए कि कानून की पालना कराई जाए और छोटा हो या बड़ा हो या छोटा हो, असमानता के आधार पर नहीं, समानता के आधार पर सब कानून के समक्ष एक जैसे हो, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार नहीं, शासक को समय समय पर यानी कि जनता की इच्छा के अनुसार अपने शासक के स्वरूप में परिवर्तन करना चाहिए और बारी बारी जनता जो चाह रही है उसी प्रकार से शासन वर्ग में परिवर्तन करना चाहिए, व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए, ताकि जनता के अंदर जो विद्रोह की भावना है उसे रोका जा सके। भ्रष्टाचार रहित शासन क्रांति को रोकने का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी हो सकता है कि अरस्तु बतलाता है कि अगर व्यवस्था के अंदर भ्रष्टाचार है तो चाहिए कि शासक के द्वारा उस भ्रष्टाचार को हर स्तर पर रोका जाए, ताकि जनता का शासक के प्रति, व्यवस्था के प्रति विश्वास बना रहे और वो देखे कि हमारा शासन जो है, प्रशासन जो है वो स्वच्छ है और ईमानदार है। समाज के विभिन्न वर्गों में संतुलन बनाए रखना, क्रांति को अगर रोकना है तो समाज के जो विभिन्न वर्ग है उनमें इस प्रकार से संतुलन बनाए रखना आवश्यक है ताकि किसी वर्ग में असंतोष ना हो। अगर असमानता होगी, वर्गों के मध्य विषमता होगी, तो क्रांति होना स्वाभाविक है। विदेशियों को उच्च पदों पर नियुक्ति नहीं दे, महत्वपूर्ण पद ना दे, केवल जो उस देश के नागरिक है, उस राष्ट्र के नागरिक है, उन्हें ही महत्वपूर्ण पद दिया जाना चाहिए। अन्यथा क्या होता है कि जनता विद्रोह कर देती है कि देखो अन्य देश के लोगों को महत्वपूर्ण पद दिए जा रहे हैं। बाहरी आक्रमण का जो भय खड़ा करना, शासक अरस्तु कहता है कि अगर क्रांति को रोकना है तो जनता के मन में हमेशा युद्ध की भावना का डर पैदा करना चाहिए कि कभी भी युद्ध किया जा सकता है या उसके जो दुश्मन राष्ट्र है वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं या उस राष्ट्र को नष्ट करना चाह रहे हैं, ताकि जनता जो है शासक के प्रति विश्वास रख सके कि नहीं, यही हमें यानी कि युद्ध से बचा सकता है। शासन क्रांति को रोकने के जो अरस्तु ने विशेष उपाय बतलाए हैं उनमें है कि क्रांति के निदान हेतु सामान्य उपाय सुझाने के बाद अरस्तु विभिन्न शासन व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाने वाले विशेष कारणों की दृष्टि में रखते हुए विशेष उपायों का उल्लेख करता है। उसके अनुसार मिश्रित संविधानों में राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में काम करने वाली सभी स्थितियों पर सावधानीपूर्वक नियंत्रण रखना चाहिए। कुलीन तंत्र और वर्ग तंत्र में निम्न वर्गों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। विशेष वर्गों में प्रजातांत्रिक समानता के सिद्धांत का
पालन किया जाना चाहिए। वर्ग तंत्र में सामान्य प्रशासनिक कार्य निर्धन वर्ग के व्यक्तियों को सौंपे जाने चाहिए, ताकि निर्धन वर्ग को ये विश्वास हो सके कि उसका भी शासन में या शासन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान है, या वो शासक का सहभागी है। अरस्तु ऐसे शासकों को कि जो अत्याचारी है उनको हटाने के पक्ष में है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अरस्तु ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स में विस्तार से क्रांति पर अपने विचार दिए हैं, और उन्होंने न केवल क्रांति का अर्थ उसके कारण बतलाए, अपितु उन्होंने आने वाले समय के अंदर क्रांति को कैसे रोका जाए उनका भी उन्होंने जिक्र किया है। धन्यवाद बच्चों।